अब आते हैं हीमोरेजिक शॉक पे। हीमोरेजिक शॉक का तो हमें बहुत सारी रीजंस बताइए। फेजेस ऑफ कंपनसेशन, मतलब इसका कैसे फेजेस होते हैं। एक होता है फेज़ ऑफ कंपनसेशन होता है, फिर एक फेज़ ऑफ डिकम्पनसेशन होता है, और फिर होता है एक फेज़ ऑफ सेलुलर डैमेज एंड फेज़ ऑफ सेलुलर डेथ। फेज़ ऑफ कंपनसेशन में क्या होता है कि अभी से 15% ब्लड लॉस हुआ है तो उसमें पोस्टरल हाइपोटेंशन आएगी, पेरिफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन आ जाएगा टू मेंटेन द ब्लड सप्लाई टू द वाइटल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से प्री और पोस्ट कैपिलरी दोनों जो प्री और पोस्ट कैपिलरी इंस्फिंक्टर्स होते हैं दोनों कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। क्लिनिकल पिक्चर में हमें वही है कि पैलर मिलेगा, टैकीकार्डिया, टैकीएपनिया, डिसएपनिया, स्वेटिंग, और ब्लड प्रेशर अभी तक इसमें नॉर्मल रहेगा। तो इसमें अगर हम ट्रांसफ्यूजन रिसक्सिटेशन वगैरह कर देते हैं तो कंट्रोल हो जाता है हीमरेज, और मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन परफ्यूजन मेंटेन हो जाता है। अब आते हैं फेज़ ऑफ डिकम्पनसेशन। इसमें क्या होता है कि 20 से 35% तक उसमें हो चुका है, तो इसमें कोल्ड क्लमी स्किन हो जाएंगी, टैकीकार्डिया, टैकीएपनिया, बीपी कम हो जाएगा, पल्स भी इसमें बहुत कम हो जाएगी, फिर डिलेड कैपिलरी फिलिंग हो जाएगी, डिलेड कैपिलरी फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ब्लड लॉस मतलब 1000 ml से ज़्यादा जा चुका है तो इसमें सीवियर एनीमिया के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब क्लिनिकल पिक्चर्स में तो यही रहेगा इसमें कि शॉक की पिक्चर पूरी हमें दिखेगी, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर हो जाएगा, और पोस्ट कैपिलरी इंस्फिंक्टर का वो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 और ल्यूकोट्राइन सीक्रेट होंगे, इसकी वजह से डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं फेज ऑफ सेलुलर डैमेज एंड डेंजर ऑफ डेथ। इसमें क्या है कि पेशेंट का ब्लड लॉस मोर देन 40% हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हाइपरटेंशन कि सिर्फ कैरोटिड पल्स मिलेगी पाल्पेबल, और लाइगोयूरिया हो जाएगा, एनयूरिया हो जाएगा, यूरिन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इसमें रिलैक्सेशन हो जाता है प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर्स का, और जो पोस्ट कैपिलरी इंस्फिंक्टर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो जो स्टैग्नेशन हो जाएगा ब्लड का, है ना, टिश्यू स्पेस में। पेशेंट इरिवर्सिबल शॉक में चल जाएगा विद सीवियर लॉस ऑफ सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर होने स्टार्ट हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा क्योंकि पुअर परफ्यूजन हो रहा है लंग्स का, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएंगी, सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाएगा, पोटेशियम एक्सक्रीशन, पोटेशियम लेवल भी बढ़ जाएंगे, ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, सीवियर टिश्यू परफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पेशेंट DIC में चला जाएगा, कार्डियक फेलियर में चला जाएगा। तो इसमें जो सेलुलर डैमेज से डेथ होने के भी चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मतलब अब हम ये चार्ट देख लेते हैं, पूरी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कैसे होता है। ये एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ, हाइपोवैल्यूमिया हुआ, तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को तुम्हारे स्टिमुलेट करेगा, बैरो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और फिर उसके बाद न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आएगा, ACTH और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होंगे, ठीक है, कैटाकोलामिन्स और एंडोर्फिन्स रिलीज़ होना स्टार्ट होगा। तो ये स्टेज में क्या होता है कि ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि सारे तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, न्यूरो रिसेप्टर्स, ACTH लेवल बढ़ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल आ गए, कैटाकोलामिन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो गए। तो इससे क्या है कि तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया कि पेशेंट को कंपनसेट करेगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ कार्डियक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कार्डियक, और जो मतलब सेलेक्टिव डाइवर्जन ऑफ ब्लड हो जाएगा कि इससे बोथ प्री एंड पोस्ट कैपिलरी इंस्फिंक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द माइकर सर्कुलेशन टू द स्टमक सिंपैथेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब ब्लड को जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। अगर ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल जाते हैं हमारे तो ठीक है। अगर हमारे फेलियर ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाएगा तो फिर क्या होएगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्री एंड पोस्ट कैपिलरी इंस्फिंक्टर हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक परफ्यूजन कम हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस से हुई रिस्क ऑफ डेथ, कार्डियक फेलियर में चला जाएगा पेशेंट, मल्टी ऑर्गन फेलियर में, हाइपर वेंटिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। और प्री कैपिलरी इंस्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, पोस्ट वाले जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो माइक्रो सर्कुलेशन में ही ब्लड स्टैग्नेशन हो जाएगा, पेशेंट DIC में चला जाएगा, रिस्क ऑफ डेथ हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है? मैनेजमेंट का तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि तुम उसे ऑक्सीजन थेरेपी दो 6 से 8 लीटर पर मिनट टू मेंटेन द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ मोर देन 94%, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 80 to 100 mFHg, एंड देखो कि इंट्यूबेशन की ज़रूरत है कि नहीं, तो वो देखो, डू वाइड वो कैनुला डालो, रेज लेग अप करके रखो, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रिस्टलॉइड्स तुम्हें देने हैं टू बी डन बाय क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट क्रिस्टलॉइड से पहले करना है, 1 to 3 टाइम्स ऑफ फॉर्मल लिक्विड, हिमैक्सिल देना है, प्लाज्मा, फ्रेश प्रोजन प्लाज्मा, RBC प्लेटलेट, वही पोलिस कैथेटर डाल के रखो, ट्रायंगलबर्ग ट्रीटमेंट मेड द वीनस रिटर्न, ठीक है। ट्रायंगलबर्ग ट्रीटमेंट दिखाओ जैसे कि इन्फीरियर वीना का वहाँ पे कंप्रेशन ना हो, ठीक है। सेंट्रल वीनस लाइन डाल के रखो। और सबसे पहले ड्रग्स में क्या क्या देना है, एनाल्जेसिक्स देने हैं उसको अगर बहुत ज़्यादा पेन है, 10 से 15 मिलीग्राम ऑफ
मतलब मॉर्फिन देनी है उसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन 1 ग्राम, डेक्सामेथासोन 20 मिलीग्राम IV, ठीक है। फिर सोडियम बारकार्बोनेट अगर एसिडोसिस लग रही है तो 100 मिली इक्विवेलेंट IV वैसोप्रेसस। डोपामिन देना है 2.5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, 2.5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से डोपामिन देना है। आइसोप्रिलानिन देना है 1 मिलीग्राम इन 500 ml, 5% ग्लूकोज थ्रू IV इन्फ्यूजन, ठीक है। और डिजिटलाइजेशन करना है, वैसोडायलेटर्स दे सकते हैं। फिनॉक्साबेंजामिन 1 मिलीग्राम पर kg ओवर 1 आवर IV देना है, ठीक है। मॉनिटरिंग करनी है IV फ्लूइड्स की, ठीक है। सेंट्रल वीनस सिस्टम प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी है, BP, पल्स, यूरिन आउटपुट, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, पेलर साइनोसिस, इन सब का ध्यान रखना है।